करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारत देश हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह इन दिनों रामधुन सुनाई दे रही है और देश की राजनीति की दशा और दिशा ऐसा लगता है कि भगवा ध्वज के साथ पताका के रूप में लहरा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश की राजनीति में जो तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उसमें भगवा रंग का जो स्वरूप है वो बहुत हद तक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें या मध्य प्रदेश में इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा के पांडाल को लेकर शुरू हुई सियासत की बात करें, सब जगह भगवा का ही बोलबाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी सदैव ही राजनीति में भगवा रंग से जुड़े नजर आते हैं। हमने देखा जब से कैलाश जी राजनीति में बतौर दबंग नेता कहलाए तब से ये भगवा जो है कैलाश जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। कैलाश जी, हम आपसे बात करेंगे और इस भगवा रंग का राज भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद जी। भगवा रंग तो क्या राज है उसमें जी? राज तो वो रहता है जो छुपा हुआ रहता है। भगवा तो ऊपर है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। चलिए, यही खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसमें भी ये भगवा रंग है और कमल के फूल में भी कहा जाता है कि भगवा रंग समाहित है। हम फिलहाल पित्रेश्वर मंदिर में यहाँ पर खड़े हैं और पितृ पर्वत पर ये चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव की करेंगे क्योंकि हाल ही में सुल्तानपुर और प्रयागराज से कैलाश जी लौटे हैं। क्या कुछ यूपी की चुनावी हवा है? शुरुआत बातचीत की यहीं से करते हैं। कैलाश जी, क्या यूपी में बाबा का कमाल है या कांग्रेस जो काबा काबा कह रही है उसका कोई जोर आपको नज़र आया? देखिए, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धूम मचा रखी है और आप देखेंगे कि मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, मोदी जी और योगी जी ने मिलकर जो डेवलपमेंट प्लान किया है, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सबसे अलग और सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। और इसलिए ये चुनाव भी पिछली बार से का एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पर इसमें मोदी जी की भूमिका, योगी जी की भूमिका, सरकार की भूमिका, केंद्र का डेवलपमेंट, प्रदेश का डेवलपमेंट सब समाहित है। कैलाश जी, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में काशी कॉरिडोर की भी चर्चा हो रही है। काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसका जो भव्य विकास हुआ है, एक बदला स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा विकास का एजेंडा भी बन रहा है। तमाम फ्लाईओवर्स की भी बात है, लेकिन मंदिर और राम मंदिर निर्माण की भी चर्चाएं खूब हैं। क्या आपने भी महसूस किया है? मैं तो स्वयं गया था, बाबा विश्वनाथ का मंदिर देख के मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। 6 महीने पहले गया था जब और स्वरूप था, अभी गया तो बिल्कुल अलग स्वरूप है। एक ऐसा लगता है कि कोई अनोखी जगह पे आ गए, अलौकिक जगह पे आ गए। क्योंकि मैं तो हर साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता हूँ, पर जो इस बार अभी लास्ट टाइम में 20 दिन पहले गया तो जो कॉरिडोर देखा मैंने, मतलब सैल्यूट करना चाहिए मोदी जी को और योगी जी को कि किस प्रकार अपने संस्कार और संस्कृति को ऊंचाई देना बगैर किसी को नीचा दिखाए, ये उन दोनों की बड़ी विशेषता है। और मैं सोचता हूँ कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि पहले हम जाते थे तो एक ऐसा स्थान था जो कहीं ना कहीं से ढका हुआ था और वहाँ पुलिस लगी रहती थी। वो स्थान अब दिखता ही नहीं है, वो छोटा सा एक बिल्कुल कोने पर हो गया और बाबा का मंदिर बहुत विशाल हो गया, तो उसकी अब कोई कीमत ही नहीं रही। तो जो मन दुखता था वहाँ पर देख कर एक ढांचे को, तो वो अब दिखता ही नहीं ढांचा, वो उसकी मंदिर की विशालता इतनी बड़ी। बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी, क्या लगता है, राम मंदिर निर्माण भी अब शुरू हो चुका है, तो आपको लगता है कि देश में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसमें कोई सीधा बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्योंकि देश की सरकार ने एक बड़ा समस्या का हल जो है वो ढूंढ निकाला है। देखिए, पता नहीं लोग इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, पर मैं तो मानता हूँ कि 550 साल पुरानी समस्या का निराकरण मोदी जी ने करवाया, मोदी जी की सरकार में हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो योगी जी और मोदी जी जिन्होंने मिलकर किया है और जिस तेज़ी से काम चल रहा है। और जब मंदिर बनेगा तो एक हिंदू गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि 550 साल तक कोई स्थान विवादित हो और वहाँ पर मंदिर के नाम पर एक भगवान टेंट में बैठे हों, तो एक किसी भी सनातनवादी हिंदू को बहुत ख़राब लगता था वो। पर अब जब राम जी एक बड़े विशाल मंदिर में बैठेंगे तो हमारी छाती 56 की मोदी सर की हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी, किस तरह से मानते हैं, जिस तरह से देश में हम देख रहे हैं कि धार्मिक जो स्थल हैं
उनका जो है जीर्णोद्धार कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता करती आई है, हमेशा से आरोप लगता आया कि आप हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, लेकिन आप अब करके दिखा रहे हैं। और आपने तो इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन को महसूस भी किया है, क्योंकि लगातार आप भी लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे हम सिंहस्थ जैसे वृहद आयोजनों की बात कर लें या धार्मिक आयोजनों की, हर तरफ से आपने नेतृत्व करा। देखिए, भारत की जो पहचान है ना, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति से, उनका धर्म है, आध्यात्मिकता का जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक विशाल एक समूह है जो इस आध्यात्मिक वर्ल्ड के लिए काम करता है। मतलब चाहे वो साधु संत हो, कुछ सामने, कुछ पर्दे के पीछे हैं, कुछ पर्दे के बाहर है, जो बहुत बड़ा, तो भारत की पहचान ही वही है। अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो उसके पीछे जो हमारी ताकत है वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके जो चिन्ह है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, चाहे केदारनाथ मंदिर हो, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारे संस्कार और संस्कृति का डेवलपमेंट है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करके आया तो मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। पहले जब मैं जाता था तो मेरे को लगता था कि इस मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं पर कवर है, अब लगता ही नहीं। अब लगता मंदिर इतना विशाल है, कोने में कहीं पर कुछ एक आनंद है मन के अंदर। तो अपनी चीज़ को बड़ी बनाना, अपने संस्कार और संस्कृति को दुनिया के सामने बड़ा बताना, ये हमारा कर्तव्य है। और मोदी जी इस दिशा में बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में क्या हवाएं हैं? बनारस का भी आपने देखा पॉलिटिकल सिनेरियो, प्रयागराज में भी आपने कई बैठकें ली, कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्याशियों के लगातार पसीना बहाया। मोदी जी की नगरी का क्या हाल है? बहुत अच्छा है मोदी जी का। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी के लोकसभा की सारी सीट जीतेंगे। कभी बनारस हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, विधानसभा की दृष्टि से होता था, पर अब मुझे लगता है कि वहाँ पर सारी सीटें हमारी बनारस में हम लोग जीतेंगे, एक भी सीट कमज़ोर नहीं होगा। कैलाश जी, उत्तर प्रदेश से थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान का दिल है और यहीं की राजनीति में आप रचे बसे हैं, जहाँ से आप दिल्ली तक की यात्रा कराए हैं। क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी धर्म की पताकाएं लहरा रही हैं, या हनुमान जी के पीछे भी धार्मिक वही भगवा है और चारों तरफ भगवा ध्वज ही नजर आ रहे हैं? और इन दिनों सीहोर में एक कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके समर्थन में जब आपने एक चिट्ठी लिखी तो पूरी सरकार को हरकत में आना पड़ा और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जो लोग आए और इंदौर भोपाल हाईवे 40 किलोमीटर तक जाम में फंस गया। क्या मानते हैं कि आज भी धर्म जिंदा है और ये भगवा का ही कमाल था और आपकी चिट्ठी ने ऐसा कमाल किया कि अब कथावाचक पूरे देश भर में चर्चित हो गए? देखिए, हमारे यहाँ व्यासपीठ का अपना एक महत्व होता है, व्यासपीठ का सम्मान होता है। मतलब कितना भी बड़ा राजा हो, व्यासपीठ के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि हमारे व्यासपीठ का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारा जो संस्कार, हमारी संस्कृति के अंदर और हमारी धार्मिक व्यवस्था के अंदर व्यासपीठ बहुत महान होती है। अब उस पर अगर प्रेशर करके कथा रोकी जाए तो ये तो मैं नहीं समझता कोई भी सनातनी हिंदू इसको बर्दाश्त करेगा। मैंने वहाँ पर कलेक्टर एसपी से बात करने की कोशिश की, पर आजकल ज़रा कुछ लोगों को बहुत गरूर हैं, तो इनका घमंड हम छांट देंगे कभी भी मौका आएगा तो। पर अधिकारियों को घमंड में नहीं रहना चाहिए कभी भी। ये डेमोक्रेसी है, भारत के संविधान में लिखा है जनता के द्वारा जनता की सरकार, अधिकारियों की सरकार नहीं, अधिकारी उसमें नौकर है। तो उनको अपनी मानसिकता वैसी बन के रखना चाहिए। मुझे लगा कि अभी कुछ अधिकारियों ने अपने आप को एक अधिनायकवादी समझ लिया, जो कि उसके परिणाम ये होते हैं सीहोर की घटना। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में अगर कोई अधिकारी इस प्रकार हमारी सनातन व्यवस्था का अपमान करेगा तो इसको थोड़ी बर्दाश्त किया जा सकता है। और इसलिए मैंने चिट्ठी लिखी, और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो कैलाश जी, धर्म रक्षक बनकर उभरे हैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि हम तो आपको उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपकी चिट्ठी ने आपको फिर एक बार मध्य प्रदेश में सुर्खियों में ला खड़ा किया है। धर्म रक्षक हो गए हैं आप? देखिए, उस दिन मैं उस चक्का जाम में फंसा था जी, और मुझे उसका फंसने का कोई गम नहीं। मुझे जो अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है प्रशासन जी, प्रशासन को चाहिए था, यदि वो अनुमान नहीं लगा सके तो फेल प्रशासन है। 1 लाख लोग पहले ही आ गए थे, एक रात पहले, और उसके बाद भी लोग आएंगे संभावना थी, तो क्यों नहीं करी व्यवस्था। हम मध्य प्रदेश ने बड़े बड़े आयोजन किए, धार्मिक आयोजन, सिंहस्थ का बड़ा आयोजन किया। अभी कुंडलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जैन समाज का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। यहाँ पर हमने बाबा हनुमान जी की जब प्राण प्रतिष्ठा की, 12 लाख लोगों ने भोजन किया। यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं। ये देखिए,
इंदौर के लोगों की या मध्य प्रदेश के लोगों की धार्मिक आयोजन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब इतने से सीहोर के अंदर यदि इतनी बड़ी कथा को आप नहीं संभाल सकते तो आपको तो नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है वहाँ पर, और इसलिए ये बेशर्मी की हद है और मैं समझता हूँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आगे भी ऐसा और किसी जगह ऐसा नज़ारा दिखेगा, केवल पंडित प्रदीप मिश्रा जी नहीं और भी किसी साधु संत के पांडाल में, तो आप इसी तरह से धर्म रक्षक बनकर सामने आएंगे? धर्म रक्षक की बात नहीं है जी। ऐसा है कि जब सरकार में शासन और प्रशासन, शासन की नीयत बहुत साफ है जी। इस प्रकार के आयोजनों में सरकार की भूमिका बहुत अच्छी होती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरिद्वार का कुंभ हुआ, जी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने रुचि लेकर वहाँ पर खुद से। अभी यहाँ पर सिंहस्थ निकला पिछले दिनों, मुख्यमंत्री रुचि लेकर बहुत विशाल आयोजन किया। तो इस प्रकार के आयोजन अच्छे होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं अच्छी होना चाहिए, ये सरकार की जवाबदारी है। तो शासन का नियत बहुत साफ है, प्रशासन अगर इसमें गड़बड़ी करता है तो फिर विचार करना चाहिए। ये प्रशासन का फेलियर जब होगा तब आप सामने आएंगे? अब मुख्यमंत्री जी को आपने चिट्ठी मैं किसी से डरता नहीं भाई साहब, है ना। एक बात बता दूं, मैं ना पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, मैं एक जनता का सामान्य आदमी हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। पर अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गड़बड़ी होगी तो मैं तो टॉलरेट नहीं करता हूँ। क्या हम कैलाश जी का एक बदला हुआ रूप नहीं देख रहे हैं इन दिनों? जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवा पताकाएं राजनीति में भी दिख रही हैं और आपके व्यक्तित्व में ये भगवा जो है, ये दुपट्टा, ये सदैव से जुड़ा रहा है। आप अभी कितनी उम्र है आपकी? मैं तो है सब अभी सीखने वाली उम्र है मेरी, तो मैं तो सीख रहा हूँ पत्रकारिता का। बचपन से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ। हाँ, रामायण मंडल था हमारा, आज भी है हमारा नंदानगर रामायण मंडल, जिसमें मैं कभी कभी जाता हूँ। यहाँ पर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं उस मंडल के। उसकी तीसरी पीढ़ी संभाल रही, मतलब पहली पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी चली गई, तीसरी पीढ़ी के लोग चला रहे हो। मेरी माताजी का रामायण मंडल था, मेरे पिताजी का रामायण मंडल था, तो हम लोगों के सबके रामायण मंडल थे। तो हम तो राजनीति में बाद में आए, तो इसलिए धर्म, धार्मिक कार्य, ये तो सब हमारा पुराना संस्कार ही हमारी यही है। तो ये से कह सकते हैं कि हम राजनीति हमारे लिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो हम वही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कैलाश जी, आगे भविष्य में क्या देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपका जो जब भी आप समय मिलता है इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से, तो हनुमान जी की शरण में ज़रूर आते हैं, कभी भजन गाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, तमाम नेता जुटे और आप भजन की ऐसी सुमधुर जो है संध्या सजाते नजर आए। देखिए, इंदौर में आता हूँ, एयरपोर्ट से सीधा यही आता हूँ। मेरे को हनुमान जी के दर्शन करना, यहाँ पर रुकना, यहाँ की जो वाइब्रेशन है जी, उसका आनंद लेने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी इंदौर से बाहर से आता हूँ इंदौर, तो एयरपोर्ट सीधा ही आता हूँ। जगह बहुत ही, मतलब ये किसी समय में यहाँ पर किसी ने, मेरा ऐसा मानना है कि साधना की है और उसी के वाइब्रेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर पितरों के नाम से पेड़ लगे, उनके वाइब्रेशन है। फिर हनुमान जी खुद आ गए विशाल स्वरूप में, उसके वाइब्रेशन है। तो एक तरीके से अलौकिक स्थान हो गया है, तो यहाँ आने का एक आनंद अलग है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आपने बहुत ऊर्जा दे दी है, क्योंकि आपने जैसी चिट्ठी लिखी उसके बाद तमाम नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी सब शीश नवाते नजर आ रहे हैं। जरूरी था। देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, व्यासपीठ हमारी परंपरा के अंदर बहुत उच्च स्थान रखती है। राजा भी उसके सामने शीश नवाता है, और व्यासपीठ को आप अगर कह दो कि कथा बंद कर दो, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है वो एक दुर्घटना थी, और उससे मैं समझता हूँ कि शायद नौकरशाही को भी अकल आ गई होगी अब। तो वो गए वहाँ पर और माफ़ी मांगकर भी आए, और उन्होंने वहाँ पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में था, शिव महापुराण करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, और उनके शिव महापुराण में महिलाओं की संख्या बहुत होती है और उनके फॉलोअर्स भी इतने हैं कि उनके जो बताए नुस्खे हैं उसे लगातार अपनाते हैं। अब उनकी पॉलिटिकल डिमांड भी बढ़ गई है। अगर हम इंदौर की राजनीति की बात करें तो देपालपुर आने वाले हैं, फिर राऊ जाने वाले हैं, फिर शहर में उनकी कथा होने वाली है। तो क्या पॉलिटिकल डिमांड भी बढ़ना एक आपको लगता है उसकी? देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी कथा भी की। हमारा आज से संबंधी उनसे 15 साल पुराना संबंध। आपने तो कई उनके आयोजन किए। हाँ, बहुत आयोजन किए उनके। और पर अब उनके अनुभव, उनकी साधना, उसके कारण उनके जो कह सकते हैं कि एक आकर्षण उनका बढ़ा है, उनकी साधना का प्रताप। देखिए, जब साधु साधना करता है ना, तो उसका दिव्य प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। तो साधना का अपना एक अलग प्रभाव है। तो उन्होंने साधना की। आज मैं कह सकता हूँ कि देश के 5 सर्वश्रेष्ठ कथाकार
अगर हम ढूंढें उसमें से एक प्रदीप मिश्रा जी है जो इतने मॉब पुलर हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, महिलाएं तो विशेष कर आती है। अच्छा है कुछ नहीं, वो कोई नई बात नहीं कहते, जो शिव पुराण में है उसको ही वो बताते हैं कि भाई ये करो। जैसे रुद्राक्ष का क्या महत्व है, बिलपत्र का क्या महत्व है, बिलपत्र को किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, उसका सेवन भी कर सकते हैं आप श्रद्धा के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं, एकाग्रता लोगों की बढ़ाते हैं। तो वो उनका अनुभव है, उनके साधना का प्रभाव है कि वो लोगों में के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। कैलाश जी, बहुत सारा समय आपने दिया। आखिर में जाते जाते एमपी की जनता, इंदौर की जनता आपको बहुत मिस करती है, क्योंकि आप जैसा जनप्रतिनिधि और फाइटर पॉलिटिशियन उसका अभाव दिखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब भी कोई यहाँ कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए दिल्ली से इंदौर आ जाते हैं। तो क्या ये मिसिंग जो है लगातार? देखिए मैं भी मिस करता हूँ। देखिए इंदौर को कौन मिस नहीं करेगा यार, इंदौर शहर ही इतना प्यारा है कि जो अधिकारी यहाँ आता है वो सबसे कहता है कि यार रिटायरमेंट के बाद प्लाट यहाँ पे लेना, तो पहले से प्लाट लेके जाता। 20 साल बाद रिटायर होगा पर प्लाट पहले इंदौर में खरीदता हो। तो अब इंदौर की विशेषता अलग है और यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि आप जन भागीदारी में सारे विश्व में उदाहरण है इंदौर कि जन भागीदारी से कैसे काम करें। इस इंदौर का विकास जन भागीदारी से ज़्यादा हुआ है। ये जो हम पितृ पर्वत पर खड़े हैं, यहाँ 2.5 लाख पेड़ लगे हैं, लोगों ने अपने पितरों की याद में लगाया। तो ये हरियाली दिख रही है, जन भागीदारी। ये जो इतना विशाल हनुमान जी का मंदिर बना है, ये जन भागीदारी है। लोगों ने बिना मांगे स्वयं आके यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार दान दिया। तो ये लोगों की जन भागीदारी से और इंदौर की पहचान है सब। तो इंदौर जैसा शहर मैं तो सारी दुनिया में घूम के आया, देखिए आधी दुनिया देख चुका हूँ। इंदौर जैसा शहर, इंदौर जैसे नागरिक कहीं नहीं है, ये मैं कहता हूँ। मतलब इंदौर भी मिस करता है और आप भी इंदौर को जहाँ भी रहते हैं मिस करते हैं। आखिर में जाते रहते कैलाश जी, चूँकि हम एक टैगलाइन दे चुके हैं कि भगवाधारी कैलाश जी नज़र आ रहे हैं इन दिनों और धर्म की पताकाओं के लिए धर्म रक्षक भी बन रहे हैं। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछूंगा। हमने देखा है कि जो भी लंबी राजनीतिक ऊंचाइयों को, उड़ान को छूता है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा होता है। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें या किसी और बड़े बृहद राजनेता की बात कर लें। कितना वक्त आप पूजन पाठ में देते हैं और क्या हनुमान चालीसा रोज़ाना आपकी जीवन शैली का हिस्सा है या और भी कोई पूजा पाठ करते हैं आप? देखिए ये सब चीज़ें अपनी गोपनीय होती है जी, रहस्य है मतलब। हाँ, रहना ही चाहिए। अपनी पूजा पद्धति पाठ किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, ये अपना निजी विषय है बिल्कुल। तो पर मैं प्रतिदिन करता हूँ और जब समय मिलता है जब करता हूँ। मतलब ये पर ऊर्जा मिलती है यहाँ से। ये एक पावर हाउस है जो हनुमान जी का मंदिर है, महाकाल का मंदिर ब्रह्मांड का पावर हाउस है। आप कई बार भस्म आरती में हाँ जाते हैं, तो इनको क्या दर्शन करने से वहाँ से पावर मिलती है। फिर ये विश्वास की बात भी है। अब कई लोगों को यहाँ पर आने के बाद कोई पावर ही समझ में नहीं आता होगा, तब वो उनका मतलब बुद्धि वैसी होगी। नहीं तो ये बहुत बड़ा पावर हाउस है। यहाँ आने के बाद आपकी ऊर्जा बहुत कई गुना बढ़ जाती है। तो वास्तव में हमारे यहाँ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो में भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर लोगों ने तपस्या की। मैंने आपको बात के प्रारंभ में कहा कि ये स्थान इसलिए इसके वाइब्रेशन अच्छे कि यहाँ पर कभी किसी ने 50 साल 100 साल पहले यहाँ पर साधना की। और जब जहाँ पर साधना होती है वो उस जगह की सिद्ध हो जाती है। वो वहाँ का वाइब्रेशन एक अलग होता है। तो ये बड़ा अच्छा वाइब्रेशन है और जितने भी धार्मिक स्थल है सबके वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात के साथ जो है कैलाश जी ने अपने इन पूरे साक्षात्कार को खत्म किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पावर हाउस से जुड़े होते हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमारा धर्म, हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि जो पावर हाउस हैं वो ऐसे ही पवित्र स्थान होते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय भी इसी तरह के पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। बाचात चाहे वो उज्जैनी की राजा महाकाल मंदिर की कर लें या पवित्र स्थान पितृ पर्वत की कर लें, यहाँ पर ज़रूर वो वक्त बिताते हैं और यहीं से एक पॉलिटिकल रिचार्ज उन्हें मिलता है जो कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पताकाओं को लहराने की उन्हें ऊर्जा भी देता है। और शायद ये वजह है कि धर्म रक्षक के तौर पर भी और ये भगवा रंग, जिस तरह से कैलाश जी ने खुद कहा कि रामायण मंडल से आज भी जुड़े हैं, बचपन से ही भजन और संगीत से उनका एक गहरा लगाव है और आध्यात्म तो जैसे उनके जीवन का एक हिस्सा ही है। वैसे भी कहा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय बड़े हरफनमौला राजनेता हैं। इंद्रधनुष की भांति उनके अलग अलग रंग हैं। आज हमने केसरिया रंग को छुआ है। उम्मीद है कि एमपी न्यूज़ के तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों को ये रंग भी और कैलाश जी का ये स्वरूप और ये बयान भी जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। एमपी न्यूज़ पर लगातार बने रहिए मध्य प्रदेश की हर पहली और ताज़ा अपडेट के लिए। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।